नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से जो है हमारे चैनल पर अर्थशास्त्र के 40 क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर वीडियो लेकर के आ चुके हैं, जो कि सभी क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के होने वाला है। और हम हमारे चैनल पर ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर के, साइंस के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिंदी के, इंग्लिश, ठीक है, ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर वीडियो बनाते हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम आज के क्वेश्चन आंसर के बारे में। वीडियो में 220 में लास्ट किए थे दोस्तों, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन 221 से स्टार्ट होकर के 260 तक जाएगा, जिससे कि हमारे 40 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो 67%, ठीक है, 67% होती है। अगला है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? तो चक्रीय बेरोजगारी, ग्रामीण अल्प बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी, ये सभी जो है किस्म पाई जाती है। अगला है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। अगला है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, ये दोनों पाई जाती है। अगला है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी जो है सबसे गंभीर समस्या बनी हुई है। अगला है, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है? भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है, तो चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है, यह इसका स्वरूप नहीं है। अगला है, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ठीक है, यह संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो सामाजिक असमानता, ठीक है, सामाजिक असमानता जो है मानव सूचकांक में शामिल नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदासीनीकरण, ठीक है, अर्थव्यवस्था का उदासीनीकरण। अगला है, योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्भरता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? तो किसके नीचे करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अंतर्गत करता है। अगला है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो टीडी लकड़ावाला, ठीक, टीडी लकड़ावाले का सूत्र का उपयोग करता है। अगला है, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है? निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार और उड़ीसा है। अगला है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? यूएनडीपी की मानव विकास सपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी, ठीक है, मध्यम मानव विकास श्रेणी को रखा गया है। अगला है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो कृषि का, ठीक है, कृषि का योगदान घटा है। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है? भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होती है। अगला है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है? तो कौन सा वर्ष है? 1999 से 2000 के बीच। अगला है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने के लिए
इनकार नहीं करता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विधिग्रह मुद्रा। ठीक है, विधिग्रह मुद्रा कहते हैं। अगला है मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती है? महंगी हो जाती है। अगला है वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, वह क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति कहलाती है। अगला है अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा की स्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है, तो वह क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन कहलाती है। अगला है मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो बचत का बजट प्रत्यक्ष, सरकारी व्यय में कटौती और कराधान में वृद्धि। ठीक है, इन तीनों से इसको रोका जा सकता है। अगला है मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को किस प्रकार से स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है? तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर। ठीक है, इस प्रकार से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है तो पेट्रोलियम के आयात पर होता है। अगला है अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है तो निर्यात प्रोत्साहन। ठीक है। अगला है भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो कौन सा सहायक होगा? अवमूल्यन। ठीक है, अवमूल्यन होगा। अगला है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, यह सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगला है भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। अगला है भारत का सबसे बड़ा बैंक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अगला है वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है, वह कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। अगला है रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडारों का मूल्यांकन स्वर्ण के किस मूल्य के आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? तो 125 करोड़ रुपए। ठीक, इसके आधार पर किया जाता है। अगला है भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ठीक है, इसको अपनाई जाती है। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक एनर्जी स्टैटिक्स नामक प्रकाशन को समय समय पर निकालता है? कौन सा निकालता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, यह निकालता है। अगला है अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की। इस नीति का लक्ष्य 21 वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना है। तो यह कब हुई थी? तो 2012 में हुआ था। अगला है भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो 24 जुलाई 1991 को की गई थी। अगला है निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो कौन सा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? मुक्त बाजार नीति। ठीक है, यह सहायक नहीं है। अगला है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो किस पर तौर पर प्रकाशित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला है व्यापारी बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? व्यापारी बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला है भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? 5 है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक जो है सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा 40 क्वेश्चन आंसर का टारगेट पूर्ण हुआ। तो
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।